तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है। तो बगैर वक्त ज़ाये के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिस्कोर्स का मतलब होता है टू कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेशन को कहते हैं या कॉन्वर्सेशन को कहते हैं या गुफ्तगू को कहते हैं या फिर स्पीच को कहते हैं। जब दो लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही है या कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम कहते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से डिस्कर्सिस। वो लैटिन वर्ड है डिस्कर्सिस जिसका मतलब होता है स्पीच, यानी कि कोई भी स्पीच चाहे वो रिटन फॉर्म में है या फिर ओरल फॉर्म में है। ज़्यादातर जो डिस्कोर्स का ताल्लुक है ना वो अगर हम देखा जाए तो हम टेक्स्ट से लेते हैं। टेक्स्ट को लें तो तब हम टेक्स्ट का एनालिसिस करें तो वो होता है डिस्कोर्स एनालिसिस। लेकिन उस टेक्स्ट को हम जब सोसाइटी से लेके सोसाइटल एलिमेंट्स के साथ जब कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसका ताल्लुक उस टेक्स्ट का ताल्लुक सोसाइटी से करते हैं तो तब वो हो जाता है डिस्कोर्स। उसको कहते हैं कि हम डिस्कोर्स लेवल या डिस्कोर्स एनालिसिस करें। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच, कॉन्वर्सेशन या फिर डिस्कोर्स जो है वो किसी भी टेक्स्ट की लैंग्वेज को कहते हैं कि बेसिकली वो टेक्स्ट क्या बात, क्या मॉरल, क्या चीज़ डिलीवर करना चाह रहा है, तो उस टेक्स्ट की लैंग्वेज को डिस्कोर्स कहा जाता है। अब डिस्कोर्स हमारे पास रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिटन डिस्कोर्स जिसको कहते हैं, या फिर वो स्पोकन या ओरल डिस्कोर्स भी हो सकता है। जैसे कि आई एम टॉकिंग टू पर्सन, मैं एक इंसान से किसी से भी बात करी हूँ एंड आई एम टेलिंग यू, इवन इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स विद यू। तो इस वक्त मैं आपके साथ, मेरा आपके साथ बात करना, मेरा अपने व्यूअर्स के साथ, मेरा अपने लिसनर्स के साथ, मेरा अपने हियरर्स के साथ बात करना, जो भी मैं बोल रही हूँ हम दोनों के बीच में, चाहे वो व्यूअर है, लिसनर है, हियरर है, हम दोनों के बीच में डिस्कोर्स हो रहा है। बिकॉज मैं कोई बात डिलीवर कर रही हूँ, आई एम डिलीवरिंग समथिंग टू माई व्यूअर्स, टू माई लिसनर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वक्त स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स दोनों हो रहा है, क्योंकि मैं रिटन फॉर्म में भी डिलीवर कर रही हूँ, मैं ओरल एंड स्पोकन फॉर्म में, स्पीकिंग की फॉर्म में भी डिलीवर कर रही हूँ। तो वो है हमारे पास डिस्कोर्स, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल। अब डिस्कोर्स जो है वो एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में भी लिया जा सकता है बिटवीन टू पीपल, चाहे वो एक ही टाइम पे रिटन एंड ओरल भी हो सकती है, खाली रिटन भी हो सकती है और खाली स्पोकन भी हो सकती है। अब लैंग्वेज की बेसिकली दो डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स यानी दो शाखें होती हैं। पहली होती है टेक्स्ट, दूसरी होती है डिस्कोर्स। अगर हम रिटन फॉर्म की बात करें तो वो टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन अगर हम ओरल और रिटन दोनों की बात करें तो वो डिस्कोर्स आ जाता है। टेक्स्ट हमेशा रिटन में होता है, डिस्कोर्स रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। टेक्स्ट बेसिकली कहा जाता है एक मैसेज जो कि विजुअल फॉर्म में कोड होता है। टेक्स्ट जो है वो विजुअल फॉर्म में कोड होता है। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये लैंग्वेज की दोनों डोमेन्स दोनों तरह से एक्ट कर सकती हैं, स्पीकिंग फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में भी और रिटन फॉर्म में भी। आप टेक्स्ट वॉइस की फॉर्म में भी दे सकते हो। इट कैन बी कोडेड इन ऑडिटरी टू, वो रिटन विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडिटरी फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह जो डिस्कोर्स है वो इंटरपर्सनल, वो एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी होता है बिटवीन अ स्पीकर और एक हेयरर। टेक्स्ट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डिस्कोर्स रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। जैसे कि अगर टेक्स्ट की एग्जांपल ली जाए तो ये रोड साइंस जो होते हैं ये एक टेक्स्ट की फॉर्म होती है, और डिस्कोर्स में लिया जाए तो इंटरव्यूज़, स्पीचेस, कमेंट्री, ये सारे डिस्कोर्स में आ जाते हैं। अब जॉफ्री लीच और माइकल शॉर्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्कोर्स है वो क्या है। जॉफ्री लीच और माइकल शॉर्ट जो हैं वो कहते हैं कि डिस्कोर्स बेसिकली एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिटवीन अ स्पीकर एंड अ हियरर। अब ये कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, ये एक्टिविटी इट कैन बी इन अ फॉर्म विच इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स सोशल पर्पस। वो एक्टिविटी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, यानी सोशल पर्पस से
उस एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये आ जाता है जॉफ्री लीच और माइकल शॉर्ट के अकॉर्डिंग डिस्कोर्स की डेफिनेशन। अब अगर आप डिस्कोर्स लेवल की बात करो, ठीक है, आप लिंग्विस्टिक में डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस के बाद डिस्कोर्स लेवल को स्टडी करते हैं। वेरियस लेवल्स होते हैं, फोनोलॉजिकल, उसके बाद हमारे पास सिंटैक्टिक लेवल आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, ये सारे। उसी तरह एक लेवल आता है डिस्कोर्स लेवल। हमें सारे लेवल्स को ग्राफोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिकल, सीमेंटिकल, इन सब लेवल्स को डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस में। लेकिन अगर आज हम थोड़ा सा सरसरी सा जिक्र लेते हैं डिस्कोर्स लेवल का, कि डिस्कोर्स लेवल की जहाँ तक बात होती है, अगर आप किसी टेक्स्ट का डिस्कोर्स लेवल करते हो तो उस टेक्स्ट के डिस्कोर्स लेवल में आप क्या करते हो कि आप उस टेक्स्ट का लिंक बनाते हो सोसाइटल एलिमेंट्स के साथ, और उसमें आप मेटा फंक्शंस को, लैंग्वेज के मेटा फंक्शंस यानी कि मेजर फंक्शंस को स्टडी करते हो। और सबसे मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है आइडिएशनल, सेकेंड मेजर फंक्शन होता है लैंग्वेज का इंटरपर्सनल, और थर्ड मेजर लैंग्वेज का जो मेजर फंक्शन है लैंग्वेज का वो होता है टेक्सचुअल। आइडिएशनल मतलब कि आप जो चीज़ देख रहे हो उसको अगर टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो हो जाता है आइडिएशनल, यानी कि वो टेक्स्ट क्या आइडिया डिलीवर कर रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड वो टेक्स्ट लिखा गया और उस टेक्स्ट के थ्रू सोसाइटी के बारे में क्या बताया जा रहा है, सोसाइटी का क्या आइडिया दिया जा रहा है, वो हो जाता है आइडिएशनल। ये आइडिया से निकला है, मॉरल से निकला है। इस तरह आ जाता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि इंटरपर्सनल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है सोसाइटी में, जो लोग मौजूद हैं, सोसाइटी में जो इन्हेबिटेंट्स हैं, जो सोसाइटी के नेटिव्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेट कर रहे हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनके दरमियान जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो आ जाती हैं इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़। और फिर आ जाता है टेक्सचुअल फंक्शन, लैंग्वेज का टेक्सचुअल फंक्शन के टेक्स्ट में आप सोसाइटी के हवाले से क्या चीज़ बता रहे हो, टेक्स्ट जो गिवन है उसका ताल्लुक सोसाइटी से कितना है, कितना % ताल्लुक उस टेक्स्ट का सोसाइटी से है। तो ये आ जाती है हमारे पास डिस्कोर्स लेवल। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का डिस्कोर्स लेवल करना है तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस की जो टर्म है वो टर्म सबसे पहले कॉइन की थी 1952 में ज़ेलिग हैरिस ने डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया और कहा कि डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब है, डिस्कोर्स का मतलब है कम्युनिकेशन, स्पीच, लैंग्वेज। जब हम उस लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं यानी उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं, उस लैंग्वेज की अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हैं, उसके फीचर्स, हर चीज़ को जब स्टडी करते हैं, जब उस लैंग्वेज को जब एनालाइज करते हैं तो वो हो जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी भी तरह के डिस्कोर्स को, चाहे वो रिटन है चाहे वो ओरल है, उसको जब एनालाइज करते हैं तो वो है डिस्कोर्स एनालिसिस। मतलब एनालिसिस ऑफ एनी स्पीच, एनी टेक्स्ट, एनी लैंग्वेज, एनी कॉन्वर्सेशन, इसमें हम डिस्कोर्स एनालिसिस को स्टडी करते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर हम देखा जाए डिस्कोर्स एनालिसिस के हवाले से तो इसको कहते हैं कि मेथड ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइजिंग एनी लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज कैसे यूज़ हो रही है, कैसे एक स्पेशल सोशल स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट या कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ की जा रही है, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसको भी हम स्टडी करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और कोटेक्स्ट को हम डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज को जब स्टडी करते हैं कि वो किस तरह वर्किंग कर रही है, या फिर हम उस लैंग्वेज के स्ट्रेचेस को पढ़ते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन में कोई लैंग्वेज यूज़ हुई है हम उसके स्ट्रेचेस को पढ़ते हैं, उसके पर्पस को पढ़ते हैं। इसके बारे में बताती हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए कि अगर एक पर्सन है, उसका ताल्लुक़, वो बिलोंग करता है जापानीज़ कल्चर से, ठीक है, जापान के कल्चर से उसका ताल्लुक़ है, और एक पाकिस्तानी है वो जापान गया और वहाँ पे जापानीज़ कल्चर है, तो उस पाकिस्तानी का अगर ताल्लुक़ एक एशियन कल्चर से और वो जापानीज़ कल्चर के बीच में गया है तो उसको वहाँ की सोशल इन्वायरमेंट में उसको रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए उसके पास जापानीज़ सोसाइटी का, जापानीज़ कल्चर का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, जापानीज़ लैंग्वेज का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर तो वो उनके बैकग्राउंड नॉलेज को समझ सकता है, उनके सोसाइटल इन जो
एनवायरनमेंट है, सोसाइटल कल्चर है, बैकग्राउंड है, उसको समझ सकता है, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। अगर एक पाकिस्तानी जापान जाके, ठीक है, वो जापान गया है और उसको वहाँ जापान की सोसाइटल कल्चर का, सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स का, बैकग्राउंड का नहीं पता, तो वो पाकिस्तानी कैसे सर्वाइव करेगा। तो आपके पास किसी भी लैंग्वेज को के स्ट्रेचेस की इंफॉर्मेशन होना, उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना, उस लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज के थ्रू आप थॉट्स वहाँ पे जाके डिलीवर नहीं कर सकते। आपको अपने थॉट्स डिलीवर करने के लिए जापानीज़ लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप क्या करोगे, आप पहले उस जापानीज़ लैंग्वेज का एनालिसिस करोगे, उसके वो लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, उस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी चीज़ों को पहले लर्न करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों तक पहुंचा सकोगे। अदरवाइज़ नहीं पहुंचा सकोगे। तो उस लैंग्वेज की स्टडी को डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, ताकि आप अपने थॉट्स के ज़रिए, अपनी आइडियाज़ के ज़रिए कम्युनिकेट कर सको, आप उस लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट कर सको, आप उस लैंग्वेज के ज़रिए अपने आइडियाज़ उन लोगों तक पहुंचा सको। तो ये सारी स्टडी आ जाती है डिस्कोर्स एनालिसिस में, डीए में। फिर डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो बेसिकली स्टडी होती है कि हाउ द स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन एनी कम्युनिकेशन, कि किसी भी लैंग्वेज में जो किसी भी कम्युनिकेशन में जो स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज यूज़ हो रहे हैं वो कितने मीनिंगफुल हैं, कितने पर्पसफुल हैं, वो क्या पर्पस दे रहे हैं, वो किस तरह यूज़र्स को यूनाइट कर रहे हैं। यानी उन स्ट्रेचेस का यूज़र्स के साथ ताल्लुक़, उन स्ट्रेचेस का यूज़र के साथ यूनिटी को बताना डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाता है। या फिर आप डिस्कोर्स एनालिसिस में कोहेरेंस की क्वालिटी को बताते हो। कोहेरेंस क्या होती है वो भी हम स्टडी करेंगे, क्वालिटी ऑफ कोहेरेंस के बारे में भी बताएंगे। इसके बारे में ना, क्वालिटी ऑफ कोहेरेंस के बारे में कीथ जॉनसन और हेलन जॉनसन दोनों ने 1998 में आइडिया दिया था कोहेरेंस का। तो इसको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक का जब इस फीचर को स्टडी करेंगे, कोहेजन एंड कोहेरेंस, तब इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। डिस्कोर्स एनालिसिस का ताल्लुक टेक्स्ट एनालिसिस के साथ क्या होता है? टेक्स्ट एनालिसिस में हम टेक्स्ट को स्टडी करते हैं और डिस्कोर्स एनालिसिस में हम डिस्कोर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉरी, डिस्कोर्स। ओके, तो डिस्कोर्स एनालिसिस में हम डिस्कोर्स को स्टडी करते हैं और टेक्स्ट एनालिसिस में हम टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में जब हम डिस्कोर्स को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? नेचुरली अकरिंग स्पोकन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर। और जब हम टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं तो हम फोकस करते हैं रिटन लैंग्वेज, यानी कि जो आप रिटन लैंग्वेज करें ना, ऊपर जो डिस्कोर्स एनालिसिस है उसमें तो हमने स्पोकन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस किया ना, लेकिन टेक्स्ट एनालिसिस में हम रिटन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, जैसे कि एसेज हो गए या फिर रोड साइंस हो गए। जब हम रोड साइंस को स्टडी करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि बेसिकली इस रोड साइन का मतलब क्या है, इस रोड साइन का मतलब क्या है, इस रोड साइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो रोड साइन है इसका जो वॉकिंग वाला होता है इसका मतलब क्या है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली उसके टेक्स्ट को, उसके विजुअल सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जो बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस का जो ये वाला है कि स्पोकन लैंग्वेज के फीचर्स और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना, वो डेविड क्रिस्टल ने इसके बारे में बताया था। फिर लास्ट पे हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस यानी कि CDA। CDA होता है कि टेक्स्ट और पावर दोनों का ताल्लुक क्या है। ये वो वाली पावर नहीं है, ताकत वाली या ये फिज़िक्स वाली पावर नहीं है। ये पावर जो है ये टेक्स्ट की पावर है कि टेक्स्ट के ज़रिए कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कितना पावर है उस लैंग्वेज का, कितनी उस टेक्स्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसका कितना पावर है, वो कितनी इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, लिसनर्स को, रीडर्स को कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये आ जाता है हमारे पास CDA में। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम पावर को स्टडी करते हैं कि वो टेक्स्ट जो रिटन फॉर्म में है या जो स्पोकन फॉर्म में है वो कितना लोगों को मुतासिर कर रहा है या कितना कमांड कर रहा है लोगों को।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पीएम है, जैसे कि पाकिस्तान के इमरान खान हैं, अगर तो वो कोई स्पीच देते हैं, यानी कि डिस्कोर्स देते हैं, स्पीच इज़ डिस्कोर्स, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से, पब्लिक से, वो कोई टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ओरल टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में यूज़ होने वाली, इस कम्युनिकेशन में, उस स्पीच में यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का जो पब्लिक है उसके साथ कैसा रिलेशन है, आया कि वो टेक्स्ट, वो लैंग्वेज उस पब्लिक के ऊपर मुतासिर उनको कर रही है या नहीं कर रही। इसको हम पढ़ते हैं CDA के अंदर कि हाउ मच पावर इज़ एक्सरसाइज्ड बाय लैंग्वेज। और CDA में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह एक पावर के रोल के तौर पे, मतलब एक रोल प्ले करती है पावर का। CDA जो है उसमें हम यूज़ करते हैं कि किस तरह हम हाउ अ पर्सन कैन गिव कमांड टू समवन वाइल यूजिंग एनी लैंग्वेज। हम कैसे लैंग्वेज को एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं, टूल के तौर पे यूज़ करते हुए हम अपनी पावर कैसे शो करते हैं। लैंग्वेज को हमने यूज़ किया एक टूल के तौर पे, और उस टूल के थ्रू हमने क्या इन्फ्लुएंस किया, क्या चीज़ शो की, पावर शो की। तो ये आ जाता है CDA के अंदर। CDA में बेसिकली हम जो CDA है वो कंसर्न होता है विद स्टडिंग एंड एनालाइजिंग एनी रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। किस चीज़ को रिवील करने के लिए? डिस्कर्सिव सोर्सेज ऑफ पावर डोमिनेंस को, इनइक्वालिटी को और बायस को। ये जो डेफिनेशन है, टू स्टडी एंड एनालाइज रिटन और स्पोकन टेक्स्ट टू रिवील डिस्कर्सिव सोर्सेज, इनइक्वालिटी एंड बायस, ये दी थी वैन डिएक ने 1998 में। वैन डिएक ने दिया था, ठीक है, उसने इसके बारे में दिया था 1998 में कि जो CDA है हम उसमें स्टडी करते हैं रिटन और स्पोकन टेक्स्ट को कि कैसे वो रिवील करते हैं पावर डोमिनेंस को, डिस्कर्सिव सोर्सेस को, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस को, इनइक्वालिटी को किसी भी टेक्स्ट की। फिर CDA में हम क्या स्टडी करते हैं? CDA में हम स्टडी करते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टेक्स्ट, फीचर्स ऑफ टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट और एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट क्या होते हैं। इन सब को स्टडी करना CDA में आ जाता है। और जैसे एग्जांपल दी थी CDA की, पावर के साथ कि जो लैंग्वेज है वो कैसे पावर के तौर पे प्ले करती है अपना रोल ऑफ पावर कैसे प्ले करती है। तो उसमें ये है कि अगर एक PM है, उसने 1 साल पहले वही वाली स्पीच जो है वो पब्लिक के बीच में वो दी थी, तो तब से लेकर आज के 1 साल के ड्यूरेशन में उसकी उस स्पीच से क्या लोगों में चेंजिंग आई, उस चीज़ को भी स्टडी करना CDA में आ जाता है। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत आसान लगी हो। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम कोहेशन, कोहेरेंस, कोटेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, इसको स्टडी करेंगे और कुछ मॉडल्स हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के, उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।